welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So once again, today in this video we are going to continue your 11th chapter of class 12 history book, that is Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement. So ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 4, 5 एंड 6 को डिस्कस करने वाले हैं एंड विद दिस हमारा ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो टॉपिक नंबर 4 को डिस्कस करने से पहले आई रियली होप कि आप लोगों ने इस चैप्टर के सारे ही प्रीवियस पार्ट को ज़रूर देखा होगा. बट अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है देन प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा. लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 4 को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो टॉपिक का नाम है क्विट इंडिया. सो इस टॉपिक में हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हिंदी में भारत छोड़ो अभियान भी या फिर आंदोलन भी कहा जाता है. सो इसी मूवमेंट में गांधी जी के द्वारा डू और डाई यानी कि करो या फिर मरो का नारा दिया गया था. सो ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बट इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को क्विट इंडिया मूवमेंट की थोड़ी सी बैकग्राउंड को रिवाइज करवा देती हूँ, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने थर्ड टॉपिक में डिस्कस भी किया था. सो जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है, सो उस दौरान ब्रिटिशर्स को इंडियंस की हेल्प चाहिए होता है. सो ब्रिटिशर्स गांधी जी से एंड कांग्रेस के लीडर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडियन सोल्जर्स हमारी हेल्प करें. बट गांधी जी उनके सामने एक डिमांड रखते हैं कि अगर आप प्रॉमिस करते हो कि जैसे ही वार ख़त्म होगा उसके बाद आप इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दोगे, सो तभी इंडियन सोल्जर्स आपकी मदद करेंगे इस वार में. बट इस प्रपोजल को, इस डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. सो उसके बाद कांग्रेस के लीडर्स भी मना कर देते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडियन सोल्जर्स आपकी हेल्प नहीं करेंगे. बट फिर जापान ब्रिटिशर्स के काफ़ी सारे कॉलोनियल कंट्रीज़ के ऊपर अटैक कर रहा था, उन सारी कंट्रीज़ को जीत रहा था. सो उस दौरान ब्रिटिशर्स को भी ये डर लग जाता है कि कहीं जो जापान है वो इंडिया के ऊपर भी अटैक ना कर दे और इंडिया के ऊपर हमारा जो इतने सालों का रूल है सो वो ख़त्म ना हो जाए. सो इस वजह से अगेन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है सो वो सर स्टफर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजते हैं ताकि वो गांधी जी के साथ एंड कांग्रेस के लीडर्स के साथ कंप्रोमाइज़ कर सके. सो इसी को क्रिप्स मिशन कहा जाता है. सो सर स्टफर्ड क्रिप्स अपने कुछ प्रपोजल्स के साथ इंडिया आते हैं और गांधी जी के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं. बट गांधी जी अपने डिसीजन पे अड़े रहे. उनका कहना ये था कि अगर आप प्रॉमिस करते हो कि वार खत्म होने के बाद इंडियंस को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, सो उसके बाद ही हम इस वार में आपकी मदद करेंगे. सो इस तरीके से ये जो क्रिप्स मिशन था सो वो फेल हो जाता है. सो जब क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है सो उसके बाद महात्मा गांधी जी डिसाइड करते हैं कि अब मैं इंडिया में और एक तीसरे मेजर मूवमेंट को लॉन्च करूंगा अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. सो सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, जो कि एक बहुत ही मेजर मूवमेंट था. उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड फाइनली गांधी जी डिसाइड करते हैं कि अब मैं और एक मेजर मूवमेंट को लॉन्च करूंगा ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में. सो इसी मूवमेंट को क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है, जो कि 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया जाता है. बट इसके अगले ही दिन गांधी जी को एंड दूसरे जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है. सो तब इस मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था? सो इस मूवमेंट में बेसिकली इंडिया में जो यंगर एक्टिविस्ट थे सो वही लोग इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे. सो वो लोग कंट्री के अलग अलग जगहों पे स्ट्राइक्स कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे. इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है या फिर जितने भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि रेलवे लाइंस एंड ब्रिजेस, सो उन सारी चीज़ों को डैमेज किया जा रहा था, उन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था अपने प्रोटेस्ट को शो करने के लिए. सो ये जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सो वो लीड नहीं कर रहे थे, बल्कि जो कॉमन पीपल थे, जो इंडियन पीपल थे, सो जिस भी तरीके से हो सके वो इस मूवमेंट को कैरी आउट कर रहे थे. सो इस मूवमेंट में हमें काफ़ी ज़्यादा अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है. अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस यानी कि जब आप सीक्रेटली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में विरोध करते हो सो इसको अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस कहा जाता है. सो कई सारे ऐसे लीडर्स थे, कई सारे ऐसे एक्टिविस्ट थे जो गवर्नमेंट से छिप के ही सीक्रेटली प्लानिंग्स वगैरह कर रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए. सो अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस में कांग्रेस के एक सोशलिस्ट मेंबर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं एंड उनका नाम था जयप्रकाश नारायण. सो जयप्रकाश नारायण के द्वारा काफ़ी सारे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ को किया जाता है. एंड इंडिया के कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि अगर आप वेस्टर्न साइड में देखोगे सो सतारा डिस्ट्रिक्ट में एंड ईस्टर्न साइड में मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट को प्रोक्लेम किया जाता है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की घोषणा की जाती है. सो इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी लीडर्स थे सो वो इस बात की घोषणा करते हैं कि अब हमने अपना इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट को स्टेबलाइज कर दिया है, अब हम लोग ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे. सो हमें पैरेलल गवर्नमेंट देखने को मिलता है.
सो ना ब्रिटिशर्स आखिर किस तरीके से इस मूवमेंट में रिस्पॉन्ड करता है। सो ब्रिटिशर्स के द्वारा और भी ज़्यादा फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, इस रेबेलियन को सप्रेस करने के लिए। बट इतने ज़्यादा फोर्सेस के बावजूद भी ब्रिटिशर्स को 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम पीरियड लग जाता है इस रेबेलियन को सप्रेस करने में। सो क्विट इंडिया मूवमेंट जेन्युइनली एक मास मूवमेंट था। इसको एक जेन्युइनली मास मूवमेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि इस मूवमेंट में कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर्स नहीं थे, महात्मा गांधी जी नहीं थे, बल्कि जो कॉमन पीपल थे, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, सो उनके द्वारा ही इस मूवमेंट को लीड किया जा रहा था। इस मूवमेंट में हमें करीब लाखों ऑर्डिनरी इंडियंस देखने को मिले जो कि इस मूवमेंट के साथ जुड़े। सो इसी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट को जेन्युइनली एक मास मूवमेंट कहा गया है। एंड इस मूवमेंट में स्पेशली कंट्री के जो यंगर लीडर्स थे, जो यंगर एक्टिविस्ट थे, जो कॉलेज स्टूडेंट थे, सो वो लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं। वे लोग अपने कॉलेजेस को छोड़ देते हैं जेल जाने के लिए, यानी कि वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इस मूवमेंट के दौरान अगर उन्हें जेल भी जाना पड़े सो वो अपने कदम पीछे नहीं हटाते हैं। सो इस तरीके से हमें क्विट इंडिया मूवमेंट देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि जब इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था सो उस दौरान मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे वे लोग इंडिया में क्या कुछ कर रहे थे। सो मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि जब इंपॉर्टेंट कांग्रेस लीडर्स जेल में थे, जब वो जेल में सफ़र कर रहे थे, सो उस दौरान मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना एंड उनके दूसरे जितने भी कलीग्स थे, सो वे लोग पेशेंटली वर्क कर रहे थे एट एक्सपेंडिंग देयर इन्फ्लुएंस, यानी कि वो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है सो उनके ऊपर अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे थे, उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग हमें सपोर्ट करो कि हम लोग मुस्लिम पीपल के लिए एक सेपरेट नेशन बनाए, एक सेपरेट कंट्री बनाए। सो इसी टाइम पीरियड के दौरान मुस्लिम लीग बहुत हद तक सक्सेसफुल हो जाते हैं, खासकर पंजाब एंड सिंध प्रोविंस में अपने इन्फ्लुएंस को डालने में, अपना प्रभाव डालने में। सो इन सारी जगहों पे पहले उनका कोई भी प्रेजेंस नहीं होता था, बट जब इंपॉर्टेंट लीडर्स नहीं थे कांग्रेस के जो कि मुस्लिम पीपल को बता सके कि ये करना सही नहीं है, सो उसी टाइम का फ़ायदा मुस्लिम लीग के मेंबर्स उठाते हैं। एंड पंजाब एंड सिंध प्रोविंस जहाँ पे मुस्लिम पीपल मेजोरिटी में रहा करते थे, सो उन सारे प्रोविंस में वो अपना इन्फ्लुएंस डालने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ना नेक्स्ट हमें बता रखा है कि जून 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने ही वाला था, यानी कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है, सो जून 1944 में गांधी जी को जेल से रिलीज़ किया जाता है। सो गांधी जी जेल से रिलीज़ होने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कुछ मीटिंग्स वगैरह करते हैं ताकि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में ये जो एक गैप आ गया है, ये जो दूरी आ गया है, सो इसको मिटा सके। सो गांधी जी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द मेजर डेवलपमेंट्स इन द ईयर 1945 टू 1947। सो इन सालों के बीच में इंडिया में और भी कई सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, सो उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। सो 1945 में ब्रिटेन में लेबर गवर्नमेंट पावर में आ जाते हैं। सो जैसे ही ब्रिटेन में लेबर गवर्नमेंट पावर में आता है, सो वो खुद ही कमिट कर देता है कि अब हम लोग इंडिया को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर देंगे। सो इंडियन पीपल अब किसी भी हाल में ये मानने को रेडी ही नहीं थे कि अब हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ इंडिया में रहेंगे। सो एट द लास्ट ब्रिटिशर्स हमारी डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो 1945 में ही वो ये अनाउंस कर देते हैं कि हम लोग इंडिया को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर देंगे। सो उस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया के जो वाइसरॉय थे जिनका नाम था लॉर्ड वेबल, सो वो कांग्रेस के मेंबर्स के साथ एंड मुस्लिम लीग के मेंबर्स के साथ कुछ सीरीज ऑफ टॉक्स करते हैं, यानी कि उनके साथ बातचीत करते हैं कि आखिर इंडिया को हमें किस तरीके से और किस दिन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करना है। सो जैसे कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के मेंबर्स के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी आ गया था। मुस्लिम लीग अलग ही डिमांड कर रहा था कि हमें तो सेपरेट नेशन चाहिए, हमें तो पाकिस्तान चाहिए, बट कांग्रेस के जो मेंबर्स थे वो ये चाहते थे कि इंडिया यूनाइटेड ही रहे। सो इसीलिए इन सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए लॉर्ड वेबल के द्वारा एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि इन लोगों के साथ बातचीत किया जाता है ना। नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन ऑफ 1946। सो जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, सो उसके 2 साल बाद यानी कि 1937 में इंडिया में फर्स्ट टाइम इलेक्शन को कंडक्ट करवाया गया था। सो उसके बाद 1946 में दोबारा से इंडिया में इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन हमें इंडिया में देखने को मिलता है। सो जब 1946 में इंडिया में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होते हैं, सो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस को आप लोग आज के टाइम पीरियड के स्टेट इलेक्शन के साथ कंपेयर कर सकते हो। सो पहले के टाइम पीरियड के दौरान स्टेट को प्रोविंस कहा जाता था, सो इसी वजह से इन सारे इलेक्शन को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन कहा जाता है। सो जब 1946 में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होते हैं, सो कांग्रेस जनरल कैटेगरी के सारी ही सीट्स को जीत जाते हैं, कांग्रेस को मेजोरिटी मिलता है
एंड मुस्लिम लीग सारे ही रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज में जीत हासिल करते हैं। मुस्लिम लीग को रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज में मेजोरिटी मिलता है। सो द सीट्स स्पेशली रिजर्व फॉर द मुस्लिम लीग ओन अ मेजोरिटी। सो वे सारे सीट्स जो कि मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थे, सो उन सारे सीट्स में मुस्लिम लीग को ही मेजोरिटी मिलता है। सो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जा रही है। सो सेपरेट इलेक्टोरेट में हमें क्या देखने को मिलता है कि कोई भी एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोई भी एक जो एरिया है जहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, सो उस एरिया में रहने वाले जो मुस्लिम पीपल है वही लोग उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं। एंड उस एरिया में रहने वाले जो और मुस्लिम पीपल है, सो वही लोग उनको वोट दे सकते हैं। सो इसको सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाता है। सो किसी भी एरिया के सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पीपल ही इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं एंड उस एरिया में रहने वाले सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पीपल ही वोट कर सकते हैं। सो इसी को सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाता है। सो उस टाइम पीरियड के दौरान सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द मुस्लिम पीपल। सो जितने भी सीट्स थे जो कि मुस्लिम पीपल के लिए ही रिजर्व थे, जितने भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज थे, सो उन सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में मुस्लिम लीग के मेंबर्स को ही जीत मिलता है, मुस्लिम लीग को मेजोरिटी मिलता है। एंड जो ऐसे जनरल कैटेगरी के एरियाज है जहाँ पे कोई भी रिलीजन का व्यक्ति वोट दे सकता है, सो वहाँ पे कांग्रेस को मेजोरिटी मिलता है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो 1946 में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन होता है ना। नेक्स्ट हमें कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में बता रखा है जो कि 1946 में ही आता है। सो कैबिनेट मिशन प्लान भी फेल हो जाता है टू गेट द कांग्रेस एंड द लीग टू एग्री ऑन अ फेडरल सिस्टम। सो कैबिनेट मिशन प्लान में ये प्रपोजल दिया गया था कि इंडिया को हम लोग एक फेडरल गवर्नमेंट बना देते हैं, इंडिया में हम लोग फेडरल सिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं या फिर इंट्रोड्यूस करते हैं। सो फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? सो फेडरल गवर्नमेंट में हमें दो गवर्नमेंट देखने को मिलता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। एंड दोनों ही गवर्नमेंट्स के पास अपने अपने सेपरेट पावर्स होते हैं। सो और भी बहुत कुछ होता है फेडरल गवर्नमेंट में, बट बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होता है जहाँ पे हमें दो गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं, एक स्टेट लेवल में और एक सेंट्रल लेवल में। सो कैबिनेट मिशन प्लान में ये प्रपोजल दिया जाता है कि इंडिया में हम लोग फेडरल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं एंड जो प्रोविंसेस है, खासकर जो मुस्लिम प्रोविंसेस है, सो उनको थोड़ा ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर देंगे। सो इस तरीके से कांग्रेस के मेंबर्स भी खुश हो जाएंगे क्योंकि इंडिया को डिवाइड नहीं किया जाएगा बल्कि इंडिया यूनाइटेड ही रहेगा। एंड मुस्लिम लीग के मेंबर्स भी खुश हो जाएंगे कि उनके प्रोविंसेस में उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया जाएगा। बट मुस्लिम लीग के मेंबर्स इस प्लान को भी रिफ्यूज़ कर देते हैं, इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो कैबिनेट मिशन प्लान भी फेल हो जाता है कांग्रेस के मेंबर्स एंड मुस्लिम लीग के मेंबर्स को यूनाइट करने में और एक यूनाइटेड इंडिया को क्रिएट करने में। ना नेक्स्ट हमें डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में बता रखा है जो अगेन 1946 में ही होता है। सो जब कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो जाता है, सो उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे को कॉल किया जाता है टू प्रेस द लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। सो मुस्लिम लीग का जो एक सेपरेट नेशन का डिमांड था, जो पाकिस्तान का डिमांड था, सो उसको फुलफिल करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे को कॉल किया जाता है। यानी कि उनके द्वारा ये कहा जाता है कि अगर हमें सीधे तरीके से अपना सेपरेट नेशन नहीं मिलेगा देन हमारे द्वारा एक्शन किया जाएगा, हम लोग वॉयलेंस का इस्तेमाल करेंगे अपने कंट्री को पाने के लिए, एक सेपरेट नेशन को पाने के लिए। सो जिस दिन डिसाइड किया जाता है यानी कि 16 अगस्त 1946 में कलकत्ता में हमें एक बहुत ही ब्लडी रायट देखने को मिलता है। सो इस दौरान हमें बहुत ही ज़्यादा दंगा फसाद देखने को मिलता है, हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल के बीच में बहुत ही ज़्यादा वायलेंस होता है। सो सबसे पहले हमें कलकत्ता में ये दंगा देखने को मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे बंगाल के रूरल एरियाज़ में भी हमें ये वायलेंस देखने को मिलता है, वहाँ से फिर ये वायलेंस बिहार तक फैल जाता है, उसके बाद यूनाइटेड प्रोविंस में एंड फाइनली पंजाब में हमें बहुत ही ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलता है, कम्युनल डिस्प्यूट देखने को मिलता है बिटवीन हिंदू पीपल एंड द मुस्लिम पीपल। सो कुछ कुछ जगहों में मुस्लिम पीपल सफ़र कर रहे थे एंड कुछ कुछ जगहों पे हिंदू पीपल सफ़र कर रहे थे। सो जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, सो वहाँ पे हिंदू पीपल के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जा रहा था एंड जो हिंदू मेजोरिटी एरिया था, सो वहाँ पे मुस्लिम पीपल को सफ़र करना पड़ रहा था। सो पूरी ही कंट्रीज़ में हमें बहुत ही ज़्यादा दंगा फसाद देखने को मिलता है बिटवीन द हिंदू पीपल एंड द मुस्लिम पीपल। सो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट हमें माउंटबेटन प्लान के बारे में बता रखा है जो कि 1947 में आता है। सो फरवरी 1947 में इंडिया में जो वाइसरॉय थे जिनका नाम था लॉर्ड वेबल, सो उनको न्यू वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। सो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के न्यू वाइसरॉय बनते हैं। सो उनके द्वारा लास्ट टाइम कांग्रेस के मेंबर्स एंड मुस्लिम लीग के मेंबर्स को बुलाया जाता है कि दोनों के बीच में अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो सके सो उसको मैं करूँगा।
बट ये जो मीटिंग था, जब ये भी फेल हो जाता है, इसमें भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, देन फाइनली माउंटबेटन के द्वारा अनाउंस कर दिया जाता है कि ब्रिटिश इंडिया को हम लोग फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे, इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेंगे, बट ब्रिटिश इंडिया दो कंट्रीज में डिवाइड हो जाएगा। सो उसी दिन पार्टीशन का भी अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। सो ब्रिटिश इंडिया को इंडिपेंडेंस तो मिल रहा है, फ्रीडम तो मिल रहा है, बट ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हो जाएगा इंडिपेंडेंस के दिन। ब्रिटिश इंडिया दो सेपरेट कंट्रीज में डिवाइड हो जाएगा इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया। एंड डिसाइड किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन हम लोग फॉर्मली इस पावर को ट्रांसफर करेंगे, फॉर्मली हम लोग इंडिया को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेंगे। सो फाइनली 15 अगस्त 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाता है। सो जब इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है, सो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, सो वही इंडिया के पार्लियामेंट के रूप में फंक्शन कर रहे थे कुछ दिनों तक। सो इंडिपेंडेंस के बाद जब तक हमारी कंट्री में पहला जनरल इलेक्शन नहीं होता है, सो तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर से इंडिया के पार्लियामेंट के रूप में फंक्शन कर रहा था, इंडिया को चला रहा था। सो उस दिन कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, खासकर ऐसे जगहों पे जहाँ पे हिंदू एंड मुस्लिम पीपल के बीच में दंगे फसाद नहीं हो रहे थे। सो उन सारी जगहों में इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड उस दिन दिल्ली में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फादर ऑफ द नेशन, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के नाम के साथ अपनी मीटिंग की शुरुआत करते हैं, सो बहुत देर तक तालियां बजती रहती है। एंड असेंबली के बाहर जो भीड़ था, जो क्राउड था, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, सो वो लोग महात्मा गांधी की जय का नारा लगा रहे थे। सो इस तरीके से फाइनली 15 अगस्त 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिलता है, बट इंडिपेंडेंस के साथ ही साथ हमारी कंट्री का पार्टीशन भी हो जाता है। सो बहुत सारे कठिनाइयों के बाद हमें फाइनली इंडिपेंडेंस मिला है। सो हमें उन सारे लीडर्स के सैक्रिफाइस को कभी भी नहीं भूलना है। सो विद दिस टॉपिक नंबर 4 कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद से 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिलने तक बीच में क्या कुछ होता है। सो सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 5, द लास्ट हीरोइक डेज। सो इस टॉपिक में हमें महात्मा गांधी जी के लास्ट डेज के बारे में बता रखा है। सो इंडिपेंडेंस के बाद एंड महात्मा गांधी जी के डेथ होने से पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा जो कुछ भी किया गया था, सो उन सारी चीज़ों के बारे में हमें इस टॉपिक में बता रखा है। सो जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिला, यानी कि 15 अगस्त 1947 में महात्मा गांधी जी दिल्ली में प्रेजेंट नहीं थे, कैपिटल में प्रेजेंट नहीं थे। एंड कैपिटल सिटी में यानी कि दिल्ली में इंडिपेंडेंस डे का जो कुछ भी सेलिब्रेशन हो रहा था, सो उन सारे सेलिब्रेशन में भी महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो इसका रीज़न क्या था? सो उस दिन महात्मा गांधी जी कलकत्ता में थे, बट कलकत्ता में भी उनके द्वारा कोई भी फंक्शन को अटेंड नहीं किया जाता है, कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं किया जाता है, और ना ही नेशनल फ्लैग को होस्ट किया जाता है। सो आखिर महात्मा गांधी जी के द्वारा इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट क्यों नहीं किया जाता है? सो इसका रीज़न ये था कि उस दिन महात्मा गांधी जी ने 24 आवर का फास्टिंग रखा था। सो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमें फ्रीडम तो मिला, बट फ्रीडम के साथ ही साथ हमारी कंट्री का पार्टीशन भी हो गया। एंड पार्टीशन भी बहुत ही ईजी तरीके से नहीं हुआ, बल्कि पार्टीशन के दिन हिंदू एंड मुस्लिम पीपल के बीच में हमें बहुत ही ज़्यादा दंगा फसाद देखने को मिला। सो कलकत्ता में जैसे कि डायरेक्ट एक्शन डे के दिन में भी बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हुआ था हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल के बीच में। सो इंडिपेंडेंस के दिन भी हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल के बीच में बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस हो रहा था। सो उसी दंगे को शांत करने के लिए, उसी वॉयलेंस को ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी जी कलकत्ता गए थे। एंड वहाँ पे वो 24 आवर का फास्टिंग रखते हैं, उपवास रखते हैं, ताकि उनके उपवास को देखकर हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल अपना जो वॉयलेंस है उसको ख़त्म कर दे। सो गांधी जी जिस फ्रीडम के लिए इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, सो उस फ्रीडम का हमें एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्राइस चुकाना पड़ा, एक कीमत चुकाना पड़ा। सो हमें फ्रीडम तो मिला, हमें इंडिपेंडेंस तो मिला, बट साथ ही साथ हमारी कंट्री का पार्टीशन हो गया। और ना सिर्फ पार्टीशन हुआ, बल्कि हमें कम्युनल रियॉट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दंगा फसाद देखने को मिलता है हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल के बीच में। सो गांधी जी के जो बायोग्राफर थे, जिनका नाम था G.D. तेंदुलकर, सो उनके द्वारा ये लिखा गया है कि गांधी जी इंडिपेंडेंस के दिन में कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, बल्कि वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जो भी इंजर्ड पीपल थे सो उनसे मुलाकात करते हैं। साथ ही साथ वो अलग अलग रिफ्यूजी कैंप्स में जाते हैं। रिफ्यूजी कैंप्स यानी कि सो जब पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू पीपल थे, सो पार्टीशन के बाद जब वो इंडिया आ जाते हैं, सो इंडिया में उनके पास ना कोई घर था, ना कोई ज़मीन था, सो वो लोग रेफ्यूजी कैंप्स में ही कई दिनों तक रहते हैं। सो रेफ्यूजी कैंप्स में रहने वाले लोगों से वो मिलते हैं, हॉस्पिटल में जाके जो इंजर्ड पीपल थे उनसे वो मिलते हैं, उनको दिलासा देने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी इंडिया में रहने वाले जो सिख पीपल, हिंदू पीपल एंड जो मुस्लिम पीपल थे, सो उनसे अपील करते हैं कि पास्ट को भूल जाओ, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको भूलने की कोशिश करो, जो भी सफरिंग्स है सो उनके ऊपर इतना ध्यान मत दो,
और एक साथ भाई की तरह भाईचारा के साथ इंडिया में रहने की कोशिश करो, पीस के साथ, शांति के साथ अब इंडिया में रहो। सो पार्टीशन के बाद गांधी जी के द्वारा सारे ही इंडियन पीपल से ये कहा जाता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ, पार्टीशन में जो कुछ भी हुआ, सो उन सारी चीज़ों को भूलने की कोशिश करो और इंडिया में एक न्यू लाइफ की शुरुआत करो, शांति के साथ रहो। हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल एंड और भी जितने भी रिलीजन के लोग हैं, सो सभी लोग इंडिया में भाईचारे के साथ रहो। सो ये मैसेज गांधी जी के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हमें राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में बता रखा है। सो कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा एक रेजोल्यूशन को पास किया जाता है ऑन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि इंडिया में जितने भी माइनॉरिटी रिलीजन के लोग हैं, चाहे हम लोग मुस्लिम पीपल की बात करें या फिर दूसरे रिलीजन की बात करें, सो सारे ही माइनॉरिटी रिलीजन को हम लोग राइट प्रोवाइड देंगे। सो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही कभी भी उन्होंने पार्टीशन का जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट किया, बल्कि कांग्रेस पार्टी हमेशा पार्टीशन के खिलाफ ही था। एंड ये पार्टी अभी ये मानता है कि इंडिया एक ऐसा लैंड है जहाँ पे कई सारे रिलीजन के लोग, कई सारे रेसेस के लोग रहते हैं और इंडिया को एक ऐसे ही लैंड के रूप में रहना चाहिए। सो आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से ही इंडिया एक ऐसे कंट्री के रूप में रहा है जहाँ पे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। अलग अलग लैंग्वेज के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग इंडिया में कई सालों से ही रहते हुए आ रहे हैं। सो कांग्रेस ने ना ही कभी भी टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया था और ना ही कभी भी उन्होंने पार्टीशन के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। सो कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा ये कहा जाता है कि चाहे पाकिस्तान में कैसा भी सिचुएशन हो, इंडिया एक डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट ही रहेगा। डेमोक्रेटिक सेकुलर यानी कि इंडिया में हम लोग डेमोक्रेसी लाएंगे और इंडिया एक सेकुलर स्टेट रहेगा। सेकुलर स्टेट एक ऐसे स्टेट को कहा जाता है जिसमें कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन डोमिनेंट नहीं होता है, जिस कंट्री में सारी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है। सो इंडिया एक डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट के रूप में रहेगा। इंडिया में रहने वाले सारे ही जो सिटीजन है उनको फुल राइट्स प्रोवाइड किया जाएगा और गवर्नमेंट से उनको फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। एंड इसी चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा जाता है। सो पाकिस्तान जैसा भी कंट्री बनता है, बट इंडिया को हमें एक डेमोक्रेटिक सेकुलर नेशन ही बनाना है। नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द गांधीजीज फाइनेस्ट आवर। सो कई सारे स्कॉलर्स के द्वारा ये लिखा गया है कि इंडिपेंडेंस के बाद का जो मंथ था, सो वो गांधी जी का सबसे फाइनेस्ट आवर था। सो गांधी जी अलग अलग जगहों पे जाते हैं ताकि उन सारे जगहों में पीस को स्टेबलाइज कर सके। सो गांधी जी बंगाल में जाते हैं, बंगाल के बाद वो दिल्ली जाते हैं एंड उसके बाद उनके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि मैं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में भी जाऊंगा जहाँ पे हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल के बीच में दंगे फसाद हो रहे हैं, ताकि वहाँ पे मैं पीस को स्टेबलाइज कर सकूँ। सो बंगाल में कई हद तक शांति लाने के बाद, सिचुएशन को संभालने के बाद गांधी जी कैपिटल पहुँचते हैं, यानी कि दिल्ली पहुँचते हैं। सो दिल्ली में जब उनके द्वारा मीटिंग्स वगैरह किया जा रहा था, सो कई सारे लोगों के द्वारा उनकी मीटिंग्स को डिसरप्ट किया गया, ब्रेक किया गया, ये कह के कि आप इंडिया में मुस्लिम पीपल के बारे में सोच रहे हो, आप हिंदू पीपल से ये कह रहे हो कि मुस्लिम पीपल के ऊपर अटैक ना करो, बट पाकिस्तान में फंसे हुए जो हिंदू पीपल है, जो सिख पीपल है एंड पाकिस्तान के मुस्लिम पीपल, उनके ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पे जो सफरिंग कर रहे हैं, सो आप उन सारी चीज़ों के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो। सो इस वजह से लोगों के मन में गांधी जी के प्रति थोड़ा बहुत नफरत भी पैदा हो रहा था। बट गांधी जी के बायोग्राफर डी.जी. तेंदुलकर ये कहते हैं कि गांधी जी उन सारे लोगों के सफरिंग्स को लेकर भी उतना ही ज़्यादा कंसर्न थे जितना कि वो इंडिया में मुस्लिम के सफरिंग्स को लेकर थे। एंड गांधी जी ने डिसाइड भी किया था कि एक बार इंडिया में सब कुछ सॉल्व करने के बाद मैं पाकिस्तान भी जाऊंगा एंड पाकिस्तान में जो हिंदू पीपल है, जो सिख पीपल है, उनकी भी वहाँ पे जाके मदद करूंगा। बट गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था कि अगर मैं इस बात का ही गारंटी नहीं ले सकता कि इंडिया में या फिर दिल्ली में जो मुस्लिम पीपल है उनको मैं फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो मैं किस फेस से, किस मुंह लेकर पाकिस्तान जाऊंगा एंड वहाँ पे ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जो हिंदू पीपल है उनके साथ अत्याचार ना करो, उनके साथ आप वायलेंस ना करो। सो सबसे पहले मैं अपने कंट्री के सिचुएशन को सुधारूंगा, तभी ना मैं वहाँ पे जाके कह सकूंगा कि देखो मैंने अपने कंट्री में मुस्लिम पीपल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। सो अब पाकिस्तान में भी जो हिंदू पीपल है उनको भी आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो एंड बहुत ही पीसफुल तरीके से ये पार्टीशन हो, लोगों का ट्रांसफर हो। सो इसी वजह से गांधी जी के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि सबसे पहले मैं इंडिया में सिचुएशन को संभालूंगा एंड उसके बाद मैं पाकिस्तान जाऊंगा। बट कई सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं एंड इस वजह से कई सारे लोग गांधी जी से नफरत करने लगते हैं। ना नेक्स्ट हमें गांधी जी के डेथ के बारे में बता रखा है। सो 20 जनवरी 1948 में गांधी जी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की जाती है कुछ लोगों के द्वारा, बट फिर भी गांधी जी के द्वारा कोई भी प्रोटेक्शन वगैरह नहीं लिया जाता है और गांधी जी बिना किसी डर के अपने प्रेयर मीटिंग्स को कंटिन्यू करते हैं। फिर 26 जनवरी में जब उनके द्वारा एक प्रेयर मीटिंग किया जा रहा था, सो उस दौरान वो इंडियन पीपल को
अपने पास्ट का याद दिलाते हैं कि सोचो कि 26 जनवरी में हम लोगों ने किस तरीके से पास्ट में इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया था। सो अब फाइनली जब हमें इंडिपेंडेंस मिल चुका है, फ्रीडम मिल चुका है, सो हमें अब पीस के साथ रहना चाहिए। हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल के बीच में ये दंगे फसाद नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ गांधी जी अपने आप को ही ये दिलासा देते हैं कि भले ही इंडिया एंड पाकिस्तान जियोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली डिवाइड हो चुका है, बट फिर भी हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल का जो हार्ट है वो हमेशा एक ही रहेगा। एंड हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल हमेशा फ्रेंड के रूप में रहेंगे, ब्रदर्स के रूप में रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। सो भले ही हम लोग इंटरनली डिवाइडेड हो चुके हैं, बट आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान एंड इंडिया एक ही सब कॉन्टिनेंट रहेगा, एक ही कंट्री के रूप में रहेगा। सो ये वो अपने आप को ही दिलासा दिलाने की कोशिश करते हैं। बट फाइनली 30 जनवरी में जब उनके द्वारा इवनिंग में एक प्रेयर मीटिंग किया जा रहा था, सो उसी दौरान गांधी जी को मार दिया जाता है एक यंग मैन के द्वारा जिनका नाम था नथुराम गोडसे। एंड फिर बाद में वो सरेंडर भी कर देता है। सो गांधी जी के डेथ होने के बाद पूरे ही कंट्री में हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रीफ देखने को मिलता है। पूरी ही कंट्री के लोग बहुत ही ज़्यादा शोक मनाते हैं, अपने दुखों को एक्सप्रेस करते हैं और सारे लोगों के द्वारा ट्रिब्यूट पे किया जाता है, गांधी जी को श्रद्धांजलि दिया जाता है। सो गांधी जी के डेथ होने के बाद पूरी ही कंट्री में हमें एक मैजिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिला। इसका एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है सारे इंडियंस लोगों के ऊपर। सो इंडिया में ये जो वॉयलेंस था बिटवीन द हिंदू पीपल एंड द मुस्लिम पीपल, सो ये बहुत हद तक कम हो जाता है। एंड गांधी जी को ना सिर्फ इंडियन पीपल ट्रिब्यूट पे करते हैं, बल्कि दूसरे कंट्री के लीडर्स भी गांधी जी को ट्रिब्यूट पे करते हैं। सो टाइम्स मैगजीन, जो कि अमेरिकन मैगजीन है, सो टाइम्स मैगजीन ने एक दौरान गांधी जी का जो फिजिकल साइज है, सो उसको लेकर गांधी जी का मजाक उड़ाया था। बट ना अब वही टाइम मैगजीन गांधी जी का जो बलिदान है, उनका जो शहादत है, सो उसको अब्राहम लिंकॉन के बलिदान से कंपेयर कर रहा है। सो जिस तरीके से अब्राहम लिंकॉन को एक कट्टर अमेरिकन व्यक्ति के द्वारा मार दिया गया था, इस वजह से क्योंकि लिंकॉन इस बात के ऊपर बिलीव करते थे कि सारे ही जो ह्यूमन बीइंग है वो इक्वल है, चाहे उनका रेस कुछ भी हो, चाहे उनका स्किन कलर कुछ भी हो। सो इसी वजह से इब्राहिम लिंकॉन की हत्या कर दी गई थी। सो सिमिलरली उसी तरीके से एक कट्टर हिंदू के द्वारा यानी कि नथुराम गोडसे के द्वारा गांधी जी को भी मार दिया गया था, इस वजह से क्योंकि गांधी जी इस बात के ऊपर बिलीव करते थे कि चाहे इंडियन पीपल किसी भी फेथ से बिलोंग करते हैं, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, फिर भी अलग अलग रिलीजन के लोगों के बीच में फ्रेंडशिप हो सकता है एंड वो लोग भाईचारे के साथ एक ही साथ रह सकते हैं। सो अब्राहम लिंकॉन के बलिदान को गांधी जी के बलिदान के साथ कंपेयर किया जा रहा था बाय द टाइम्स मैगजीन। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 5 भी कंप्लीट होता है ना। जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है नोइंग गांधी। सो इस टॉपिक में हम लोग उन सारे सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हमें गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। सो हमारे पास कई सारे अलग अलग सोर्सेस है जिसके थ्रू हम लोग महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल करियर, साथ ही साथ नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दोबारा से जान सकते हैं। सो हमारा पहला सब टॉपिक है पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ महात्मा गांधी जी एंड हिज कॉन्टेम्पोररीज। सो महात्मा गांधी जी के द्वारा खुद जितने भी राइटिंग्स को लिखे गए थे, जितने भी लेटर्स वगैरह लिखे गए थे, साथ ही साथ महात्मा गांधी जी के द्वारा जितने भी भाषण दिए गए थे, सो उन सारी चीज़ों से हमें महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। और ना सिर्फ महात्मा गांधी जी के द्वारा खुद जितने भी राइटिंग्स एंड स्पीचेस को लिखा या फिर दिया गया था, बल्कि महात्मा गांधी जी के कॉन्टेम्पररीज जो थे यानी कि उन्हीं के टाइम पीरियड के जो दूसरे लीडर्स थे, चाहे हम महात्मा गांधी जी के कंपेनियंस की बात करें, फ्रेंड्स की बात करें, या फिर उनके पॉलिटिकल एडवर्सरीज यानी कि उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की बात करें, विरोधी की बात करें, सो उन लोगों के द्वारा भी जितने भी राइटिंग्स को लिखे गए थे, जितने भी स्पीचेस को दिया गया था, सो उन सारी चीज़ों से भी हमें महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। बट जब भी हम लोग इन सारे राइटिंग्स को स्टडी करते हैं, इन सारे राइटिंग्स को जानने की कोशिश करते हैं, सो उस दौरान हमें डिस्टिंग्यूज करना पड़ेगा बिटवीन दोज दैट आर मेंट फॉर द पब्लिक एंड दोज दैट वे नॉट। यानी कि ऐसे कौन से राइटिंग्स थे जो कि पब्लिक लोगों के लिए थे, एंड ऐसे कौन से राइटिंग्स थे जो कि प्राइवेट थे, जो कि वो लोग प्राइवेटली किसी एक इंडिविजुअल को लिखते थे। सो इन दोनों ही राइटिंग्स के बीच में, लेटर्स के बीच में हमें डिस्टिंग्यूज करना पड़ेगा। सो जो स्पीचेस होता है, जो भाषण होता है, वो किसी भी व्यक्ति का पब्लिक वॉइस होता है। कोई भी व्यक्ति पब्लिक के सामने क्या कुछ बोलना चाहता है, सो उसके बारे में हमें स्पीचेस के थ्रू पता लगता है। बट किसी भी इंडिविजुअल का जो प्राइवेट लेटर्स होता है, जो पत्र होता है, सो उसके थ्रू हमें उनके प्राइवेट थॉट्स के बारे में ग्लिम्स मिलता है, आइडिया मिलता है। बट जब हम लोग गांधी जी के लेटर्स की बात करते हैं या फिर दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर्स के लेटर्स की बात करते हैं, सो उन लोगों के द्वारा इंडिविजुअल के लिए जो लेटर्स को लिखा गया था, जो कि पर्सनल लेटर्स था, बट फिर भी उन सारे लेटर्स को पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि वो पब्लिक के लिए लिखा गया था। सो उन सारे लेटर्स का जो लैंग्वेज है, सो उन सारे लैंग्वेजेस को देखकर हमें ऐसा लगता है कि जिस भी लीडर के द्वारा ये लेटर लिखा गया था, उनको पहले से ही पता था
कि हो सकता है कि एक ना एक दिन हमारा ये जो प्राइवेट लेटर है वो पब्लिश हो जाए। सो इसी वजह से उनके द्वारा ऐसे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया है जिसको पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि वो पब्लिक लोगों के लिए ही लिखा गया होगा, ना कि प्राइवेट लोगों के लिए। सो लीडर्स के मन में ये जो डर था कि हमारा जो प्राइवेट लेटर है सो वो किसी दिन प्रिंट हो सकता है, किसी दिन वो पब्लिक बन सकता है। सो इसी वजह से वो लोग अपने पर्सनल लेटर्स में भी अपने जो ओपिनियन है उसको फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। एंड ये सच भी है, आज के टाइम पीरियड में हमारे पास कई सारे ऐसे लेटर्स है जो कि गांधी जी के द्वारा लिखे गए थे दूसरे लीडर्स को, या फिर दूसरे लीडर्स के भी हमारे पास पर्सनल लेटर्स है। सो उन सारे लेटर्स को अगर आप पढ़ोगे, इवन आपकी बुक में भी कई सारे लेटर्स वगैरह है। सो जब आप उन सारे लेटर्स को रीड करोगे, सो पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज में इन सारे प्राइवेट लेटर्स को लिखा गया है। सो जो प्राइवेट लेटर्स होते हैं उसमें हम लोग बेसिकली इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, बट ये सारे जो प्राइवेट लेटर्स हैं इसमें फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। सो लैंग्वेज को पढ़ के ही हमें ऐसा लगता है कि लीडर्स को पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि किसी दिन हमारे ये जो लेटर्स ये पब्लिश हो सकते हैं। सो इसी वजह से वो लोग फ्रीली अपने ओपिनियंस को, अपने व्यूज़ के एक्सप्रेस नहीं करते हैं, एंड ऐसे लैंग्वेज में उनके द्वारा लेटर्स को लिखा जाता है जो कि फॉर्मल हो। एंड जब बाद में ये पब्लिश हो तब हमें लीडर्स के रियल ओपिनियन के बारे में, रियल फीलिंग्स के बारे में पता ना चले। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि इंडियन पीपल के द्वारा गांधी जी को जितने भी लेटर्स वगैरह लिखे जाते थे, सो उन सारे लेटर्स को वो अपने वीकली मैगजीन में पब्लिश करते थे जिसका नाम है हरिजन। सिमिलरली नेहरू जी को भी इंडिपेंडेंस के दौरान, नेशनल मूवमेंट के दौरान जितने भी लेटर्स को लिखे गए थे, सो उन सारे लेटर्स के कलेक्शन को वो अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स में पब्लिश करते हैं, जो कि एक बुक है जो कि नेहरू जी के द्वारा पब्लिश किया गया है। सो इस बुक में हमें नेहरू जी के सारे ही लेटर्स मिलते हैं। सो लीडर्स के द्वारा खुद अपने प्राइवेट लेटर्स को पब्लिक किया जा रहा है। सो जब भी हम लोग लेटर्स के थ्रू महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल करियर को समझने की कोशिश करते हैं, सो उस दौरान हमें प्राइवेट लेटर्स एंड पब्लिक लेटर्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। सो विद दिस टॉपिक नंबर 6.1 कंप्लीट होता है। ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 6.2, फ्रेमिंग अ पिक्चर। सो इस टॉपिक में हमें दूसरे इंपॉर्टेंट सोर्स के बारे में बता रखा है जो कि है ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफीज क्या होता है? सो जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने खुद की बायोग्राफी को लिखा जाता है, खुद की जीवनी को लिखा जाता है, सो उसी को ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। सो ऑटोबायोग्राफीज भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसके थ्रू हमें किसी भी लीडर के पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। बट अगेन जब हम लोग ऑटोबायोग्राफीज को भी रीड करते हैं, उसको इंटरप्रेट करने की, उसको समझने की कोशिश करते हैं, सो उस दौरान भी हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ हमें ऑटोबायोग्राफीज को भी समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि ऑटोबायोग्राफीज बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट्स होता है जो कि मेमोरी के ऊपर बेस्ड होता है। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति अपना खुद का ऑटोबायोग्राफी लिखता है, अपना खुद का जीवनी लिखता है, सो वो उसके मेमोरी के ऊपर ही बेस्ड होता है, उसके याददाश्त के ऊपर ही बेस्ड होता है। उसको जो कुछ भी याद आता है, जो कुछ भी उसके मेमोरी में है, सो वही सब कुछ वो अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखता है। सो ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ के हमें ये पता लगता है कि ऑथर क्या कुछ रिकलेक्ट कर पाता है, यानी कि अपने लाइफ से रिलेटेड क्या कुछ याद कर पाता है, सो उन्हीं सारी चीज़ों को वो अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑथर खुद जितना अपने लाइफ से रिलेटेड बताना चाहते हैं, या फिर ऑथर जिस तरीके से चाहते हैं कि दूसरे पीपल उनके लाइफ को जाने, उनके बारे में जाने, सो उसी तरीके से वो अपने ऑटोबायोग्राफी में अपने से रिलेटेड जो भी जीवनी वगैरह है उसको लिखते हैं। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखा जाता है, सो उस ऑटोबायोग्राफी में, उस जीवनी में वो अपने से रिलेटेड अच्छी बातों को ही लिखेगा, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है सो उन्हीं सारे इवेंट को वो लिखेगा। एंड जिन सारी चीज़ों में वो गलत है या फिर जिन सारी चीज़ों को वो नहीं बताना चाहता है, सो उन सारी चीज़ों को वो नहीं लिखेगा। सो सिर्फ ऑटोबायोग्राफी के ऊपर ही फुल्ली डिपेंड होना, किसी भी लीडर्स के पॉलिटिकल करियर को जानना या फिर लाइफ को जानना, सो ये सही नहीं है। सो हमें अकाउंट्स को पढ़ते वक्त, ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ते वक्त इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऑथर आखिर हमें किन सारी चीज़ों को नहीं बता रहा है, साथ ही साथ ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो इन सारी चीज़ों को नहीं बता रहा है। सो ऑटोबायोग्राफीज को भी पढ़ते वक्त हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो ऑटोबायोग्राफीज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। ना हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है टॉपिक नंबर 6.3, थ्रू पुलिस आइज। सो और एक जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। सो गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि कॉलोनियल रूलर्स के द्वारा जो कुछ भी रिकॉर्ड्स को रखा गया है जो कि गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, सो उन सारे रिकॉर्ड्स से भी हमें लीडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। सो उस टाइम पीरियड के दौरान पुलिसमैन के द्वारा जितने भी लेटर्स को लिखे गए थे, जितने भी रिपोर्ट्स को लिखे गए थे, या फिर दूसरे ऑफिशियल्स के द्वारा जो भी रिपोर्ट्स एंड लेटर्स को लिखे गए थे, जो कि उस टाइम पीरियड में सीक्रेट थे, बट आज के टाइम पीरियड में वो पब्लिक हो चुके हैं। आज के टाइम पीरियड में हम उन सारे लेटर्स एंड रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं। सो उन सारे लेटर्स एंड रिपोर्ट्स से भी हमें अलग अलग लीडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, खासकर गांधी जी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। सो इसका एक एग्जाम्पल भी है आपकी इसी टॉपिक में, सो आप चाहो तो उसको रीड कर सकते हो। एंड जो हमारा लास्ट सब टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 6.4, फ्रॉम न्यूज़पेपर।
सो उस टाइम पीरियड के न्यूज़पेपर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसके थ्रू हमें महात्मा गांधी जी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। सो उस टाइम पीरियड में जो न्यूज़पेपर थे वो इंग्लिश में भी पब्लिश होते थे, साथ ही साथ दूसरे इंडियन लैंग्वेजेस में भी पब्लिश होते थे। सो उन सारे न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद गांधी जी के द्वारा जितने भी मूवमेंट्स को लॉन्च किए गए थे उससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। गांधी जी के द्वारा जितने भी एक्टिविटीज़ को किया गया था, सो उससे रिलेटेड हमें रिपोर्ट मिलता है। एंड साथ ही साथ उस टाइम पीरियड के दौरान ऑर्डिनरी इंडियन सिटीजन्स का क्या थॉट था, वो लोग किस तरीके से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। सो इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर से मिलता है। बट अगेन न्यूज़पेपर के ऊपर भी हम लोग पूरी तरीके से बिलीव नहीं कर सकते हैं। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर है वो पूरी तरीके से इम्पार्शियल है, क्योंकि जो भी व्यक्ति न्यूज़पेपर को पब्लिश करता है सो उसका खुद भी अपना पॉलिटिकल ओपिनियन होता है, अपना खुद का व्यूज़ होता है। सो उसी के रिगार्डिंग वो न्यूज़पेपर में किसी भी रिपोर्ट को पब्लिश करता है। सो किसी भी पब्लिशर का किसी एक इवेंट को लेकर अपना जो खुद का ओपिनियन है, जो खुद का व्यूज़ है, सो उसी के रिगार्डिंग वो अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करता है, उसी के रिगार्डिंग वो उस इवेंट को रिपोर्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लंदन न्यूज़पेपर में इंडिया में किसी भी इवेंट को जिस तरीके से पब्लिश किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है फ्रॉम द रिपोर्ट इन एन इंडियन नेशनलिस्ट पेपर। सो इंडियन नेशनलिस्ट पेपर में जिस तरीके से किसी भी इवेंट को रिपोर्ट किया जाता है और लंदन न्यूज़पेपर में किसी भी इवेंट को जिस तरीके से रिपोर्ट किया जाता है, सो उसमें हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। सो इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है 1857 का रिवॉल्ट। सो उस चैप्टर में आप लोगों ने लास्ट के टॉपिक्स में पढ़ा होगा कि ब्रिटेन में जिस तरीके से 1857 की रिवॉल्ट को रिपोर्ट किया जा रहा था, जिस तरीके से न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जा रहा था, सो उसको पढ़ के दूसरे जो ब्रिटिशर्स थे, दूसरे जो इंग्लिश पीपल थे, सो उनके मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भर गया एंड वो लोग बदला लेने का डिमांड कर रहे थे। सो न्यूज़पेपर में इवेंट को इस तरीके से दर्शाया गया है जिसमें जो रेबेलियंस थे, जो विद्रोही थे, सो उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा दर्शाया गया है। बट अगर हम लोग इंडियन न्यूज़पेपर की बात करें, सो इंडियन न्यूज़पेपर में उन्हीं सारे लीडर्स को स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में दर्शाया गया है एंड उसी इवेंट को पढ़ के हम लोग बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्राउड महसूस करते हैं। सो न्यूज़पेपर में भी किसी भी इवेंट को अलग अलग तरीके से रिपोर्ट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। सो इन सारी सोर्सेज को पढ़ते वक्त हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो विद दिस हमारा ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये पूरा ही चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको पूरा चैप्टर समझ में आया देन प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स का भी ऐसा ही डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए देन प्लीज़ चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 12 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ को देखना है देन उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड पॉलिटिकल साइंस का भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज़ वंस चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। विद दिस आज की इस वीडियो का एंड करते हैं। सो नाउ सी ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।